स्टार्ट। यहाँ तक का तो आपने कर लिया होगा पिछला, है ना? यस सर। चलो, अब ये लास्ट चैप्टर का निपटाते हैं काम, है ना? इसके बाद शाम वाली क्लास में अगर उसका करेंगे तो कर लेंगे। तो क्या क्या बच्चों, इसके अंदर मैंने आपके पुराने ये डाल भी दिए हैं, है ना? इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट वगैरह का सारी चीजें, है ना? वन एड्रेस टू एड्रेस यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं, है ना? इसमें हमने करना सिखाया भी था, पिछली क्लासेस भी देख सकते हैं, तो वहां से भी आइडिया लगेगा। तो मैंने एक ही जगह डाल दी है पूरी। रिस्क भी मैंने इसके अंदर रख दिया है, भले से वो उसका एज पर सिलेबस पार्ट नहीं है ना? एड्रेसिंग मोड को मैंने यहाँ पे रख दिया जिससे कि आप डिटेल में थोड़ा और पढ़ पाए। ठीक है, मैंने बिल्कुल शॉर्ट वाला भी आपको कराया था, इससे आपको याद रखने में मदद होगी। और ये आप कर सकते हैं, इससे आप वैसे मतलब डिटेल में उसके बारे में अगर दो ही लिखने को आ जाए, मान लो तीन ही लिखने को आ जाए, तो उसके बारे में तो फिर थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा ना। और अगर सारे लिखने को आते हैं या मल्टीपल का कह दे तो इस वाले से भी आप अच्छे से काम चला सकते हो, बेस्ट रहेगा। बोलो, क्लियर है क्या? यस सर। ना कि बेस फिर सारे के सारे आठ नौ एड्रेसिंग मोड इसमें भी तीन चार पेज में हो रहा है, और अभी तो मैंने एक भी लाइन नहीं लिखी है इसमें, तो एक एक लाइन भी लिखोगे तो भी तुम्हारे तीन पेज भर जाएंगे। ठीक है, और विद एग्जांपल्स रहेगा तो बस उसके लिए इतना बहुत है। फिर तो फाइनली सिर्फ कौन सी चीज किसके लिए यूज होती है वो ऐसे तरीके से आप लिख सकते हो। बट ये शुरू वाले कब हेल्प कर देंगे आपकी, अगर मान लो आपके ये आ जाता है कि तीन ही कह दिए लिखने के लिए, तो फिर थोड़ी थोड़ी ज्यादा लाइनें लिखनी पड़ेंगी ना। तो ये दोनों आपको लास्ट में मिल जाएंगे, एड्रेसिंग मोड्स का सारा, और रिस्ट सिस्क में केवल डिफरेंस, और आपका वन एड्रेस टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन टाइप। ठीक है, ओके बच्चों? तो फिर यहाँ के पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है, और फिर उसको कर लेंगे। तो पहला क्या है, डिफाइन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। एक्सप्लेन करो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन एंड आइडेंटिफाई ओपी कोड एंड ऑपरेंड कोड। तो आपको पता है वन एड्रेस टू एड्रेस में यही तो होता है ना, पहले ओपी कोड रहता है फिर आपके ऑपरेंड्स रहते हैं, तो उसके बेसिस पे। और डिफरेंशिएट करना है बिटवीन जीरो एड्रेस, वन एड्रेस, टू एड्रेस, थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट विद सुटेबल एग्जांपल। तो बनने को देखो बच्चों, केवल इतना भी अपने आप में पूरा क्वेश्चन बन सकता है ना? अभी बनाने वाले के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए मैंने इस टाइप का भी रखा है, और पूरे डिटेल में इसको एक्सप्लेन करना हो तो पीछे रख भी दिया है। समझ आई बच्चों? बोलिए। यस सर। फिर क्लासिफाई करना है मशीन इंस्ट्रक्शंस इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। तो मशीन की इंस्ट्रक्शंस आपको डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन कैसी होती हैं, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, ब्रांच या कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, फिर एग्जांपल देना उन सबका और उनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और क्यों कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस इसेंशियल है प्रोग्रामिंग के अंदर। फिर ये दोनों क्वेश्चन हो गए आपके एड्रेसिंग मोड्स के ऊपर। ठीक है बच्चों, और कैसे इसको इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं वो कहानी हो गया। एक इसका क्वेश्चन हो गया कि मान लो इस तरीके से अगर क्वेश्चन दे दें, ये बुक्स में से लिए हैं मैंने क्वेश्चन, इस तरीके से भी देते हैं लोग। तो मान लो कौन सा बनाने वाला बैठा है तो हमें नहीं पता, तो मैंने हर टाइप का क्वेश्चन रखने की कोशिश की है। तो ये तीनों क्वेश्चन हो गए आपके एड्रेसिंग मोड के। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सुपर इंपॉर्टेंट मान के चलो इसको। मैंने शुरू के पांच क्वेश्चन आपको बताए थे, तो उन पांच क्वेश्चन में मैंने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बोला ही था कि वन एड्रेस टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन, इससे क्वेश्चन आ सकता है। और एक पढ़ा है हमने एड्रेसिंग मोड का क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, डन है? तो एक यस सर। ये है पांच क्वेश्चन बट देखने के लिए, लेकिन है आपके लिए दो ही क्वेश्चन। ओके, बस समझने के पर्पज से हम इसको आगे पूरा कर लेंगे, ये है कहानी। ठीक। चलो, तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है बच्चों, अरेंजमेंट ऑफ बिट्स इन ए मशीन इंस्ट्रक्शन, जो स्पेसिफाई करता है, क्या क्या स्पेसिफाई करता है कि ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड और लोकेशन क्या है ऑपरेंड की। ठीक है, और एड्रेसिंग मोड बाद में हमें बताएगा कि सीपीयू कैसे इंटरप्रेटेट करता है और कैसे उस लोकेशन तक पहुंचता है, तो एड्रेसिंग मोड का पर्पस भी वही है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्यों इंपॉर्टेंट है, हेल्प करता है सीपीयू को डिकोड करने में इंस्ट्रक्शन, डिटरमाइन करता है कि इंस्ट्रक्शन की लेंथ कितनी होगी। भाई जैसे ओपी कोड और ऑपरेंड आप लिखते हो तो उसके अंदर डिपेंड करता है ना, अगर 32 बिट का है और आप कह दो आपके पास इतने रजिस्टर हैं, इतने ऑपरेशन आप परफॉर्म कर पा रहे हो, तो कितना कितना साइज होगा, ये सारी चीज किससे डिसाइड होगी, जितना जैसा आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होगा। तो हेल्प करता है सीपी को डिकोड करने में इंस्ट्रक्शंस को, डिटरमाइन करता है इंस्ट्रक्शंस की लेंथ, इंप्रूव करता है एग्जीक्यूशन की एफिशिएंसी, है ना, सपोर्ट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड। तो इसी के बेसिस पे एड्रेसिंग मोड भी सपोर्ट होता है इंस्ट्रक्शन के लेंथ के बेसिस पे ही। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन क्या होता है मशीन इंस्ट्रक्शन का, तो ओपी कोड होता है और ऑपरेंड्स होता है। ठीक है, तो ओपी कोड फील्ड क्या बताती है, ये बताती है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्शन, मूव, लोड, स्टोर, वट। और ऑपरेंड की फील्ड में रजिस्टर या मेमोरी एड्रेस या डेटा वैल्यू, कभी कभी आप डायरेक्ट भी रखते हो ना,
वो आप एड्रेसिंग मोड पढ़ोगे हर टाइप के, जैसे इमीडिएट भी होता है, डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग भी होती है, इनडायरेक्ट भी होती है, बेस एड्रेस भी होती है, बेस रजिस्टर, है ना, ये सारी कहानी आप पढ़ेंगे। तो जैसे आपने लिखा ऐड R1 R2, तो इसका मतलब फील्ड में ओपी कोड क्या है, ऐड, ऑपरेंड क्या है R1 और R2, और मीनिंग क्या है, R1 और R2 की वैल्यू जुड़ के किसके अंदर जा रही है बच्चों, R1 में। आर। क्लियर हो गई बच्चों ये बात, है ना। हाँ जी। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब इससे सेकंड पार्ट इसका ये था, टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या क्या है। तो आपके पास बच्चों कौन कौन सा हो गया, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, है ना, वन एड्रेस, टू एड्रेस, थ्री एड्रेस, तो ये सब हमने पढ़ी रखा है डिटेल में, कर लेंगे ये नहीं। तो यस बिल्कुल सर। शॉर्ट में उसके हिसाब से लिख दिया, आप दो दो लाइन उसको बढ़ा सकते हैं। तो फॉर्मेट क्या रहता है थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन में, ऐड R1 R2 R3, तो कितने ऑपरेंड्स है देखो यहाँ पे, तीन है, इसके अंदर दो है, इसके अंदर एक है, और एक बाय डिफॉल्ट कौन सा रहता है वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में, एक्यूमुलेटर। मीटर रहता है ना। तो ये कहानी हो गई। जितने ज्यादा ऑपरेंड्स होंगे उतनी ज्यादा इंस्ट्रक्शन का साइज होगा। तो देखो रे बच्चों, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन का साइज कितना होगा, उतना बड़ा होगा, है ना, और उतनी ही कम इंस्ट्रक्शंस आपकी खर्च हो रही होंगी। मतलब कोई भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, तो आप क्या करेंगे, अगर थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन से कर रहे हैं तो मान लो तीन चार लाइनों में ही काम खत्म हो जा रहा है। वन एड्रेस से करोगे तो थोड़ी ज्यादा लग रही है, जीरो से और ज्यादा लग रही है, वो कहानी है। तो जितने कम ऑपरेंड्स होंगे उतनी शॉर्टर होगी इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन का साइज क्या होगा, शॉर्ट होगा। लेकिन इंस्ट्रक्शंस कितनी लगेंगी, उतनी ही ज्यादा हमें इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ेंगी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। आई होप डन है ये बात, है ना। तो पहला क्वेश्चन बच्चों क्लियर होती है कि मतलब क्या जरूरी है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है, क्यों ये जरूरी है, जनरल स्ट्रक्चर बता दो कि किस तरीके का होता है, तो वहां पे अपना एक एग्जांपल पकड़ लो, उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर दो। फिर जीरो एड्रेस वन एड्रेस इन सब के बारे में। अब चूंकि यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, तो मैंने पूरा जीरो एड्रेस वन एड्रेस बिल्कुल लास्ट में अपना डिटेल में डाल दिया है। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन का भी टाइप देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शंस के टाइप बता दीजिए, कौन कौन से टाइप की इंस्ट्रक्शन होती है। सिर्फ बच्चों नाम भी ध्यान रखोगे तो भी आप अपने आप लिख दोगे, इसमें कौन सी कोई महान बात नहीं है। डेटा ट्रांसफर की इंस्ट्रक्शंस में आपको पता है, मूव हो गया, लोड हो गया, स्टोर हो गया, जैसे आपने मूव लिखा R1 R2, इसका मतलब क्या है, R1 की वैल्यू किस में चली गई, बोलिए। हाँ, R2 की आर वैल्यू टू की R1 वैल्यू R1 में R2 की चली वैल्यू गई। किस में चली गई, R1 में चली R1 गई। में। तो इस तरीके से आप ऐसे ही लोड और स्टोर, लोड भी करते हो ना, कैसे लिखते हो बताओ लोड इंस्ट्रक्शन को, बोलो। फिर मान लीजिए लोड में अगर मान लीजिए हम अक्यूमुलेटर में कर रहे हैं तो R1 लिख देंगे तो वो अक्यूमुलेटर में चला जाएगा लोड R1। R1, इसका मतलब क्या है, R1 की वैल्यू किसके अंदर चली गई है, एक्यूमुलेटर के अक्यूमुलेटर। अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, वही कहानी है। ठीक है बच्चों। फिर है आपकी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। तो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, तो जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे आपने लिखा ऐड R1 R2, तो इसका मतलब क्या है, R1 और R2 दोनों की वैल्यू ऐड होके किसमें गई है, R1। जाएगी। तो ये सारे कौन से ऑपरेशन है बच्चों, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सारे हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। लॉजिकल क्या है, जो आपकी बिट मैनिपुलेशन के लिए यूज होती हैं, तो एंड, और, नॉट, एक्सॉर्ट, है ना। सीएमपी किसके लिए, कंपैरिजन वगैरह करने के लिए यूज होगा। ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या है इसका, कंपैरिजन करने के लिए, डिसीजन मेकिंग और मास्किंग वगैरह करने के लिए क्या आप यूज करोगे, आप लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। ब्रांच कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कौन सी है, जंप, कॉल, है ना, ये फंक्शन कॉलिंग के लिए, रिटर्न के लिए, ये क्या है, JNZ का होता है, जब जंप जंप नॉट नॉन इक्वल टू जीरो, जीरो। इस तरीके से, है ना। तो ये है ब्रांच या कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो बच्चों सारी पढ़ी भी नहीं है ये, बोलो। सर JNJ की ये क्या है? JNZ होता है जंप नॉन जीरो। ओके। तो ये जैसे कि अगर नॉन जीरो है तो वहां पे जंप करना है। ठीक। ठीक है। गेट वेट में तो इनके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं, क्वेश्चन मतलब वहां पे तो पूरा लिखा हुआ होता है ना, और पूछ लेता है कि क्या आंसर आएगा, इस तरीके की चीजें बनती हैं। मतलब बहुत ज्यादा नहीं बट बनती हैं। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, ये हो गए बच्चों सारे तरीके के इंस्ट्रक्शन। फिर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, जैसे इन, आउट, रीड, राइट, ये है आपकी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। फिर इसका लास्ट सबसेक्शन ये दे रखा था कि कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगी तो लूप नहीं लगेगा, भाई लूप के लिए तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस लगी रही हैं, है ना, जंप नॉन जीरो वगैरह उसकी के लिए तो है, इफ स्टेटमेंट नहीं लगेगी। और ये जो कॉल और रिटर्न था, तो इसकी हेल्प से क्या होता है, फंक्शन कॉलिंग हो पाती है, तो फंक्शन कॉलिंग नहीं हो पाएगी, है ना, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी। तो इफ, एल्स, फॉर, वाइल या फिर लूप्स वगैरह करने के लिए हमारे क्या है, रिक्वायर है ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन ये था कि ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप मिला जुला के चीजें लिख लोगे, है ना। और इसका लास्ट पार्ट का मतलब डिटेल में हम यहाँ पे देख भी लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का टाइप हमने पढ़ा था। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिफाइन करती है हाउ एन इंस्ट्रक्शन इज लेड आउट इन द मेमोरी, मेमोरी में आप उसको कैसे लिख रहे हैं, है ना। कितनी बिट्स लगेंगी ओपी कोड के लिए, कितनी बिट्स लगेंगी ऑपरेंड के एड्रेस के लिए, कितनी बिट रजिस्टर्स के लिए दे रखी है आपने, और कितनी बिट दे रखी है इपीडीएट डेटा के लिए। ठीक है।
तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिसाइड करता है हाउ मेनी ऑपरेट्स एन इंस्ट्रक्शन कैन हैंडल एंड हाउ, कितने इंस्ट्रक्शंस हैंडल कर सकती है, कितने तरीके के ऑपरेंड्स हैंडल कर सकती है या ऑपरेटर्स वगैरह, सब इसी के अंदर। अब जैसे ओपी कोड में बच्चों अगर मैं 3 बिट दूं, तो इसका मतलब है आप 8 टाइप के ऑपरेशन सपोर्ट कर रहे हो। समझ आई बच्चों की नहीं? ठीक है। यस सर। ये है कहानी आपका। तो 3 चीजें हो गई इसमें। ओपी कोड क्या बताता है? स्पेसिफिक ऑपरेशन लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन मूव क्या कर रहे हो आप। ऑपरेंड फील्ड मतलब स्पेसिफाई करेगी डेटा, या तो आपका डेटा जो आप डायरेक्ट दे देते हैं, या एड्रेस। ठीक है। एड्रेस की इंफॉर्मेशन ये बताती है आपको कि कैसे लोकेट करना है ऑपरेंड्स को। ठीक। अब जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में ऑपरेंड्स कहाँ इम्प्लिसिट होता है, बाय डिफॉल्ट कहाँ रखे होते हैं, स्टैक के अंदर। तो इसी कहाँ पे यूज होता है ये, स्टैक बेस्ड मशीन में। तो जैसे आपने ऐड लिखा है, इसका मतलब पॉप करेगा दो स्टैक के एलिमेंट्स, ऐड करेगा उनको और पुश कर देगा रिजल्ट को वापस स्टैक के अंदर। तो मान लो जैसे आपको ए प्लस बी करना है, पहली बात तो आपको पता है ना, जब आप स्टैक यूज करते हैं तो आप किस में करते हैं, पोस्टफिक्स फॉर्म में, है ना। तो आप हम्म। इसको कर भी रहे होंगे तो आप क्या लिखेंगे, पुश। तो मतलब पुश होने का मतलब जो भी पहला आर्टिकल है वो कहाँ पे पुश हो जाएगा, स्टैक के अंदर। फिर आप क्या लिख रहे होंगे, पुश, यानी बी भी पुश हो जाएगा। फिर आपका क्या आया, प्लस। तो जब आप लिखेंगे ऐड, इसका अर्थ क्या है, ये दो पॉप हुए होंगे, इन दोनों का एडिशन होगा, रिजल्ट वापस कहाँ चला जाएगा, स्टैक में। आई होप यू गेट दिस ना। तो आप एक तरीके से पुश पुश पुश, एक आपने नहीं लिखा क्या कर रहे हो ABC, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। समझ आ रही है बच्चों की नहीं? ठीक यस है सर। बच्चों, ये है कहानी। चलो, इसके बाद आपके पास की पॉइंट्स क्या है, कोई एड्रेस फील्ड नहीं देते, आप स्टैक यूज करते हो और बहुत शॉर्ट इंस्ट्रक्शन आप यूज करते हो। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में वन ऑपरेंड एक्सप्लिसिट रहता है, मतलब एक आप देते हो, और दूसरा ऑपरेंड क्या रहता है, इम्प्लिसिट रहता है, और वो क्या है, एक्यूमुलेटर। आपको पता है बच्चों एक्यूमुलेटर क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर होता है ना, जो काहे के लिए यूज होता है, कैलकुलेशंस वगैरह के लिए। ठीक। अब जैसे आपने यहाँ पे ए प्लस बी करना होता, तो आप क्या करते बच्चों इसको, कैसे करते? आप लिखते लोड ए, इसका अर्थ क्या है, ए की वैल्यू अब किसके अंदर लोड होगी, एक्यूमुलेटर में। फिर आप क्या लिखते हैं बच्चों, ऐड ऐड भी। डी। इसका मतलब है, इसका अर्थ है एक्यूमुलेटर इक्वल्स टू कैलकुलेटर एक्यूमुलेटर प्लस बी। भी। आप साथ में ये चीजें दिखा भी सकते हो तो और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे। ठीक है। देन आप क्या लिखेंगे, स्टोर, आपको किसके अंदर करना था, अगर ऐसा करना है सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, देन यू विल राइट इट लाइक दिस, स्टोर सी। सी। इसका मतलब है एक्यूमुलेटर की वैल्यू यू आर स्टोरिंग इट इन सी, है ना। तो आप ये बता देंगे यहाँ पे क्या है, वन ऑपरेंड, इम्प्लिसिट क्या है, एक्यूमुलेटर है। की पॉइंट्स आप बता सकते हो कि ये एड्रेस फॉर्मेट क्या यूज करता है, एक्यूमुलेटर को यूज करता है। एक्यूमुलेटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर विच इज यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशंस, या मान लो कैलकुलेशंस के लिए यूज होता है बाय द सीपीयू, मतलब सीपीयू का स्पेशल रजिस्टर है जो एएलयू ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ठीक है। अब बच्चों देखो, हार्डवेयर इसका क्या सिंपलर है, और मोर इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड, मोर मतलब पिछले वाले से तो ज्यादा ही चाहिए ना, स्टैक वाले से, तो इसमें वेरी शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस, इसमें उससे ज्यादा चाहिए। फिर आ गया टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, तो इसमें क्या कर देंगे, दो ऑपरेंड को आप स्पेसिफाई कर सकते हो, वन ऑपरेंड ऑल्सो स्टोर द रिजल्ट। तो मतलब बच्चों आप कैसे किस तरीके से आपको बताना चाहिए इसको, जैसे आप ओपी कोड यहाँ पे डी और S1 S2, मतलब ये पहला वाला जो ऑपरेंड है सोर्स की तरह भी एक्ट करता है और कई बार डेस्टिनेशन की तरह भी एक्ट करता है, और दूसरा वाला तो क्या रहेगा, सिर्फ सोर्स। जैसे आपने क्या लिखा, फिर इसका एग्जांपल आप देंगे ना, एड R1 R2, इट मींस व्हाट, पहले S1 क्या है बच्चों, S1 प्लस स्टोर। S2 जुड़ के डी में डल रहा है ना, तो एक तरीके से यही सोर्स है और यही डेस्टिनेशन भी है। ओके जी, डन हो गई बात। तो रिजल्ट ओवरराइट कर देता है इसमें एक ऑपरेंड को, और किसके अंदर यूज होता है बच्चों, कॉमनली यूज हो रहा है किसमें, सिस्क में। और आप कह सकते हैं इसमें क्या होगी, और कम इंस्ट्रक्शंस लगेंगी, बट इंस्ट्रक्शन का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। फिर आप क्या कर देंगे, थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, तीन एक्सप्लिसिट ऑपरेंड्स आप देते हैं, सेपरेट डेस्टिनेशन रजिस्टर्स होता है, मतलब यहाँ पे ओवरराइट नहीं कर रहे आप। ठीक है। जैसे आपने लिख दिया ऐड R1 R2 R3, तो इन दोनों को ऐड करके आप इसमें डाल रहे हो, बहुत फ्लेक्सिबल है। बट लॉन्गर क्या होगा इसकी, इंस्ट्रक्शन के लिए कॉमनली कहाँ यूज हो रहा है, रिस्क में। और बच्चों वो वाला आप दे सकते हैं ना, लोड स्टोर आर्किटेक्चर एक्यूमुलेटर वाला कहाँ पे यूज होता है, यूज्ड इन किसमें, रिस्क में। रिस्क में यूज होता है ना, रिस्क इस पर इसी को यूज करता है। ठीक। तो फिर बाद में मैंने सिंपल बना भी दिया था, और आप इस चीज को जब बढ़ाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको करके दिखाया था। अगर आप वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन से कर रहे हो, देखो आपको ये काम करना है, R = A+B × C - D। ये मैंने पूरा, पहले आपने ये करके दिखा दिया, सब बराबर में लिखा हुआ है। फिर आप टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन से कर सकते हैं, तो देखो इसमें कितनी 8 9 लाइनें लगी, यहाँ पे आपका 4 लाइनों में निपट गया, यहाँ पे 3 लाइनों में निपट गया।
डन हो गई बच्चों बात की नहीं? तो इस तरीके का एग्जाम्पल आप लेके देख सकते हैं, मजे मजे खत्म। बोलो। यस। कर ले भाई, फिर नेक्स्ट तीनों क्वेश्चन है किसके? बोलो। एड्रेसिंग मोड्स के। तो एड्रेसिंग मोड मैंने यहाँ पे डिटेल में देखो लिख के दे भी दी है आपको, और बाकी आगे आपका यहाँ पे शॉर्ट में इसको समझ भी लेते हैं। आपके पास कितने तरीके के एड्रेसिंग मोड है वहां पे मैंने तीन तीन चार चार दोनों के पूछ रखे हैं। अब देखो यार, इसमें तो कोई डेफिनेट बात है नहीं वो कौन सा वाला पूछ ले, या कोई बता सकता है? तो आठ नौ जो इंपॉर्टेंट है आपको सारे पढ़ने चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, बट फिर भी मैंने दो क्वेश्चन बनाए, दोनों में तीन तीन रख दिए। हेलो। यस सर, इनमें सर समझ नहीं आता कि थ्योरी में क्या लिखे हैं। भाई देख मेरे दोस्त, यहाँ पे इसलिए तेरे सारे के सारे ये लिखे हुए हैं ना, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड क्या है, हाँ। कैसे वर्क कर रहा है, फ्लैग ठीक है सर। ऑपरेशंस क्या है, वो सारी बात लिख दी ना। ठीक है। ठीक है, और बाकी देख, जब एग्जामिनर को भी पता है भाई कि आप अगर इतना एक्सप्लेन कर रहे हो कि ये एरे में यूज हो रहा है, ये पॉइंटर्स में यूज हो रहा है, ये यहाँ पे यूज हो रहा है, कि मतलब बच्चे को पता है। उससे ज्यादा यार रटना क्यों है, याद क्यों करना है? देखो, कॉन्सेप्ट की बात इतनी ही है। जब आप पूरे डिटेल में फिर दुनिया भर की चीजें याद करोगे ना, फिर आदमी सारा कुछ छोड़ के जाता है। शुरू में वो कोशिश करता है सब कुछ भर लूं, फिर वो सब कुछ छोड़ता है। तो वो कहानी ठीक नहीं ना। ठीक है। है ना? लॉजिकली आपको सब्जेक्ट अगर समझा हुआ है, तो पहली बात तो वो हर तरीके के कंपटीशन में काम आ ही रहा है, और दूसरी बात ये है कि आप उसका लिख ही देंगे। आप पेपरों में किसने नहीं करा यार, हर बच्चे ने ये काम करा होगा कि पेपर की लाइन में पीछे वाला दोस्त सिर्फ एक अक्षर बता दे कि ये है, फिर वो एक पेज अपने आप भर लेता है। और आप अगर लॉजिकली उसको रिलेट करके इतनी बात याद करके जाओगे तो नहीं लिख पाओगे, कोई भी लिख लेगा, इतना बड़ा हर कोई बच्चा है। ठीक है। बाकी तो इसलिए भाई मैंने ये वाले रखे क्यों हैं, जब प्री के लिए पढ़ रहे थे तो यहाँ पे देखो मेरा लिखा हुआ भी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है जो काम की बात है उसमें से क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन अभी ये रखने का पर्पस क्या है? और उस टाइम पे भी मैंने आपको 50 बार ये कहा कि नोट्स अभी क्यों बन रहे हैं, कि हमें मेंस के टाइम पे ना पढ़ना पड़े। लेकिन वही बात है ना, बच्चों के हालात देखते हुए मुझे भी लगा यार ठीक है, नोट्स बनाता है अलग से, वो इसलिए करे। वरना मैंने जितने टाइम पढ़ा है आपको 6 महीने, हमेशा ये कहा है कि भाई साहब मेंस के टाइम पे पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको ही उठा के पढ़ लेना। ये मेंस के पर्पज से भी बना पढ़ा रहा हूँ और नोट्स बना रहा हूँ। ठीक है, चलो खैर। ठीक है। अब एड्रेसिंग मोड्स के अंदर क्या आ गया? इमीडिएट। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड किसके लिए यूज होता है? तो पहली बात तो एड्रेसिंग मोड क्या होता है, पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हो, मान लो मैंने लिख दिया वट एवर, मान लो मैंने लिख दिया एड R1, तो मुझे ये कहाँ मिलेगा? भाई एड R1 का अर्थ आपको पता है कि एक तो एक्यूमुलेटर है, चलो उसका तो एड्रेस सीपीयू को पता होगा। ये R1 कहाँ है? या मैं लिख दूं एड ए, तो ये कहाँ है ए? बोलो। या मैं लिख यस दूं सर। एड 5, तो ये कहां पे है? तो भैया आप जब ये चीज लिख रहे हो, देखो ये रजिस्टर, ये है मेमोरी, और ये क्या लिख रहे हैं आप? बोलो। इमीडिएट वैल्यू। तो ये अलग अलग बात है कि कहाँ पे चीज स्टोर है। मतलब सीपीयू को कहाँ जाना है, इफेक्टिव एड्रेस कहाँ मिलेगा, इफेक्टिव एड्रेस ऑफ व्हाट, जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होना है। मान लो तुमने तो इसमें लिख दिया इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से डिकोड हो गया, ठीक है भाई साहब एडिशन करना है, ऑपरेंड है ये। बट ये ऑपरेंड अब मुझे मिलेगा कहाँ? देखो सीपीयू के पास मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी में आपने कहाँ स्टोर कर रखा है ये पता करना है, या तो या सीपीयू के पास कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं कि नहीं, होता है यस। सर। स्पेशल पर्पस है एक्यूमुलेटर वगैरह कुछ, उसने अपने पास रजिस्टर्स भी है ना। R1 R2 मान लो 50 रजिस्टर हैं उसके पास, ये 100 रजिस्टर है। अब मान ले शोभित उसके पास 100 रजिस्टर अपने हुए, तो उन 100 रजिस्टर का भी एड्रेस होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये कहानी है भाई, समझा बात? जी सर। एक सेकंड भाई, चार्जिंग लगा। हाँ जी। तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर्स लेने पड़ेंगे। तो आप ये कहानी शुरू में लिख सकते हो, अगर ये आ जाए ना व्हाट डू मीन बाय एड्रेसिंग मोड, तो आप क्या बताएंगे कि एड्रेसिंग मोड हमें क्या बताता है कि वेयर वी विल गेट द इफेक्टिव एड्रेस, है ना, कि इफेक्टिव एड्रेस हमें हाँ। कहाँ मिलेगा। इफेक्टिव एड्रेस मींस वेयर द ऑपरेंड इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द मेमोरी। अब उसके लिए तू बता सकता है अगर मेमोरी में स्टोर है तो भाई उसके पास क्या है, जो भी आपकी रैम होगी उसका एड्रेस होगा, कितने बिट का होगा उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, है ना। अब आपने लिख दिया ऐड R1, तो इसका मतलब R1 रजिस्टर पे ढूंढना पड़ेगा। ऐड आपने लिख दिया सेम बात क्या, ए, तो इसका मतलब मुझे मेमोरी में ढूंढना पड़ेगा। अब ये मेमोरी है या क्या है? ऐड 5 लिख रहे हो तो ये क्या है? ये डायरेक्ट कांस्टेंट है, तो इसका क्या करना पड़ेगा? तो ये सारी चीजें कि कहाँ पे ऑपरेशन एक्चुअली में परफॉर्म होना है, उसका इफेक्टिव एड्रेस क्या है, दिस फॉर दिस पर्पस वी यूज एड्रेसिंग मोड्स। समझ आ गई होगी बात, है ना। तो पहली कहानी तो ये है जो करनी ही है, वट एवर क्वेश्चन कम्स, कोई से भी पूछ रहा हूं। ठीक है। बाकी अगर यार ये बात पता है, ये सिंबल पता है, ये लिख दिया ना भाई, उसमें ही बहुत इंप्रेस हो जाएगा। आप खुद सोचो यार, तुम टीचर हो, कोई तुम्हें बिल्कुल काम की बात लिख रहा हो, कोई उल्टा सीधा लिख के जा रहा हो, किससे इंप्रेस हो गए?
काम वाली बात से ही हो गए ऑब्वियसली। Yes. ठीक है, चलिए इमीडिएट में क्या है बच्चों। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड इज यूज टू एक्सेस द कॉन्स्टेंट्स, ऐसे लिख सकते हो। तो हेयर ऑपरेंड गिव्स, अब यहाँ पे द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड्स इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शंस इटसेल्फ। मतलब ऑपरेंड का एड्रेस कहाँ पे गिवन है, ऑप इंस्ट्रक्शन में ही गिवन है, मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड का एड्रेस है। अब भाई जो तुझे जोड़ना है, मान ले मैं करता हूं ऐड ए, इसका मतलब क्या होता है शोभित, ए नाम की लोकेशन, मान ले 2000 लोकेशन पे ए है, इसके अंदर 12 12 पड़ा है, तो तू इस Yes, sir. लोकेशन पे जाएगा तब 12 को एक्सेस करेगा, यही तो कहानी है। हाँ जी। हाँ, मैंने जो करना है वो यहीं दे दिया, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दिस इज इमीडिएट। डन। अब कई बार बच्चा इमीडिएट और इम्प्लाइड में कंफ्यूज होता है। इमीडिएट का मतलब क्या है, यहीं पे है भाई साहब, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो कहाँ पे यूज हो रहा है, अब तू कह सकता है कि एक्यूमुलेटर बेस्ड मशीन में ये यूज हो रहा है, ये वो, ठीक। अब देख, इसका लिखने का तरीका आप बता दोगे कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और कुछ मशीन्स में आप इसको एलडीआई लिखते हो, लोड इमीडिएट। समझ में आ रही है, आई मतलब इमीडिएट, A, 5, इसका मतलब 5 को लोड कर दीजिए किसके अंदर, ए के अंदर। एक है। डन। फिर आपका आ गया इम्प्लाइड, और मैं तो कह रहा हूं भाई इसके अलावा फालतू को पीछे का भी मत पढ़ो, बट ठीक है, आइडिया लेने के लिए पीछे भी करना, दो दो लाइन उससे भी चिपका लो अपना। मैंने 4 लाइन में लिख रखा है, ये है पेपर के लिए, पेपर मतलब ऑप्शनल वाले। ठीक है, आप 4 लाइनें और बढ़ा के पीछे वाले में से लिख लो, उससे ज्यादा मत लिखो, बाकी तुम्हारी मर्जी भैया, जो करना है। इंप्लाइड एड्रेसिंग मोड, ऑपरेंड इंप्लाइड बाय द इंस्ट्रक्शन, तो आप यहां पे पूरा थोड़ा डिटेल में करोगे। हेयर द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज इंप्लाइड बाय द इंस्ट्रक्शन, दैट मीन्स द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ इज सेइंग वेयर इज द एड्रेस, लाइक आप पुश कर रहे हो, मुझे कुछ बताने की जरूरत पड़ रही है कि कंप्यूटर को, उसे पुश नहीं। का मतलब पता है मुझे, ये स्टैक के ऊपर देख, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में ये यूज हो रहा है। अब आप हम्म। देख, तूने अब क्या पढ़े हैं अभी बता, तुमने अभी वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन पढ़ी है, आप वहां यस पे सर। कह सकते हो इट इज यूज्ड इन जीरो एड्रेस मशीन, यानी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो जीरो एड्रेस का है, यानी स्टैक बेस्ड मशीन में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, पुश हो गया, पॉप हो गया, सीएमए कंपेयर के लिए, एसटीसी रिसेट करने के लिए, क्लियर द कैरी फ्लैग। अभी आपने कल, मैंने आपको फ्लैग्स पढ़ाए थे ना, बोलो। तो ये यस। क्लियर द कैरी फ्लैग, अगर आपका कैरी फ्लैग आ रहा है उसकी वैल्यू 1 है, तो उसको सेट करने के लिए, मतलब क्लियर करने के लिए, है ना। जैसे ये एसटीसी होता है सेट द कैरी फ्लैग, है ना, ये होता है क्लियर द कैरी फ्लैग, ये है। ये सीएम में होता है कंप्लीमेंट एक्यूमुलेटर, है ना बच्चों, यही होता है भाई गुड्डू। अरे याद नहीं आ रहा ये। वही होता है शायद कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, है ना। फिर वो तो आप इसमें से यार 4 5 लिख लोगे, क्लियर द कैरी फ्लैग। अब तू, जब तेरे को ये लिखना है, अब तेरी बात बढ़ानी है, तू क्या कर लेगा, पुश का मतलब कर दोगे कि जो भी है वो एड्रेस पुश हो रहा है। और यहाँ पे अगर मान ले पेपर में सारे क्वेश्चन तो आने सर है, आप चिपका नहीं सकते बच्चों एड्रेसिंग। अभी जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आपने पढ़ा है, यहाँ पे छोटा सा नहीं लिख सकता कि मुझे अगर A+B करना है तो AB+ होगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा पुश, इसका मतलब मुझे ए की वैल्यू में पुश कर रहा हूँ स्टैक में, फिर मैं लिख रहा हूँ पुश यानी बी को पुश कर रहा हूँ, पॉप लिख रहा हूँ। तो ये पॉप क्या बता रहा है मुझे, कि मुझे बाय डिफॉल्ट पता है कि कहाँ है मेरी लोकेशन, इस स्टैक पे ऊपर के दो हटाने हैं, उन्हें ऐड करना, रिजल्ट को यहां डालना है। बता। तो तूने क्या करा भाई, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन को किसके साथ रिलेट कर दिया, एड्रेसिंग मोड के साथ रिलेट कर दिया, हो गया, पुश पॉप एक्सप्लेन हो गया, तेरा साइज बढ़ गया। तो इमीडिएट और इम्प्लाइड में तो मुझे लगता नहीं भाई किसी को दिक्कत हो, है ना। अब इसके बाद तुम्हारे पास आता है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट में दो तरीके हो सकते हैं, डायरेक्ट रजिस्टर या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट रजिस्टर, डायरेक्ट मेमोरी। जैसा आपने लिख दिया क्या, लोड ए, इसका मतलब क्या है बच्चों, बोलिए। लोड ए यानी मतलब कि इनकी मेमोरी को ए के अंदर जो भी पड़ा है, यानी लोड 2000, या इसको लोड, देखो ये तीनों बातें एक ही हैं, कई बार हम लोड ए लिख रहे होंगे, या मेमोरी कभी आप रिप्रेजेंट कर रहे होंगे ना, ऐसे कर रहे होंगे, है ना, बड़े ब्रैकेट से। तो 2000 हो गया, इसका मतलब मेमोरी के 2000 सेल पे जो पड़ा है उसको लोड कर लो, यानी लोड ए, यानी ए नाम की मेमोरी पे जो पड़ा है उसको लोड कर लो, या मूव 4000H, यहाँ पे हेक्साडेसिमल में उसका एड्रेस, या तो देखो ऐसे देगा, या देगा एच लगा के, इस तीनों का अर्थ एक ही है। ये क्या है, डायरेक्ट एड्रेसिंग। और इसमें फिलहाल मैंने डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या करा है, कि ऑपरेंड एट द मेमोरी लोकेशन गिवन एक्सप्लिसिटली, यानी हमारा वेरिएबल कहाँ पे स्टोर है वो मैंने एक्सप्लिसिटली बता दिया। और किसके लिए यूज करते हैं, लोकल वेरिएबल्स के लिए यूज होते हैं, है ना। तो एड्रेस डायरेक्टली स्पेसिफाइड, एड्रेस को आप डायरेक्टली बता रहे हो कि भैया लोड 2000 इस वाले एड्रेस पे जा, ये 2000 है सेल, इसको उठा के लोड कर ले। समझ में आई बच्चों की नहीं, यस। कहां पे यूज हो रहा है इसको अलग से बताओ, फिर इसके लिखने के तीनों के तरीके बताओ, होगी कहानी। फिर क्या है, रजिस्टर डायरेक्ट, इसमें आप क्या कर रहे हो, ऑपरेंड इज इन रजिस्टर, है ना, नॉट हम्म। फ्रिक्वेंटली नॉट इन मेमोरी। ऑपरेंड कहां पे स्टोर है बच्चों, अब हमारा रजिस्टर। रजिस्टर के अंदर, मेमोरी के अंदर नहीं है। तो ये रजिस्टर डायरेक्ट क्यों कर रहे होंगे बच्चों में, जैसे मैंने कहा हमारे पास
अब आप यहाँ पे वो वाला ज्ञान चिपका सकते हैं कि कंप्यूटर हैज क्या, सम स्पेशल पर्पज रजिस्टर एंड देयर आर मेनी general purpose जनरल। registers which are used for the calculation because registers are the fastest memory. So क्या करते हैं, डेटा को कहां पे स्टोर करते हैं, मतलब रजिस्टर के अंदर, वो कैलकुलेशन के लिए यूज करता है। जैसे आपने मूव लिख दिया R1, R0, इसका मतलब R1 की वैल्यू यहां पे डालनी है और वाट एवर, बोलो कर लोगे कि नहीं। यस सर। तो ये हो गया तुम्हारा रजिस्टर डायरेक्ट। अब एक है तुम्हारा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, तो यहाँ पे देखो छोटे ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, तो इसको लिखने का तरीका भी आप बता देंगे फिर। ठीक है, आप इसको देखो, अब देख शोभित, दो तरीके का हो सकता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग भी, रजिस्टर इनडायरेक्ट और मेमोरी इनडायरेक्ट। अब देखो इसको समझो, कोई महान बात तो है नहीं। अब मान लो मेरे पास ये लिखा हो, कोई ये मेमोरी है, ठीक, मेमोरी का एक सेल है, यहां पे पड़ा है तेरा, मान ले मैंने लिखा इंट ए बराबर 15, भाई पॉइंटर बनाने आते नहीं, क्या सी नहीं पड़ी या पड़ी है, यस। ये 15 है मान ले ये है, और इस ए के मान ले मेमोरी का सेल कितना है, 2000 है। अब आप यहां पे लिख के बताओ, क्या अगर मैं लिखता हूं लोड 2000, इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्ट एड्रेसिंग है, वट एवर इज स्टोर्ड इन 2000 आप उसको डायरेक्टली स्टोर कर लोगे। ठीक है, डन होती है बात, बोल भाई। यस सर। यस सर। लेकिन अगर आप लिख रहे हो क्या, लोड, आपने क्या किया ऐसे 2000, इसका अर्थ पता अभी क्या हो जाएगा। अब मान ले, दो। ये तो तेरी चीज हो गई, इंट ए बराबर 15 ऐसे दिखा देना, ठीक है, और लोड 15, देख मैं एग्जांपल्स भी देना बता रहा हूं, लोड ए 15, फिर यहां पे तो एक्सप्लेन कर कि सपोज ए इज स्टोर्ड ऑन लोकेशन नंबर 2000 इन टू मेमोरी, थाउजेंड है ना, तो वहां पे उसकी वैल्यू इज स्टोर्ड 15। सो इफ यू आर राइटिंग लोड 15 इट मींस क्या, कि 2000 मेमोरी लोकेशंस पे जो डेटा पड़ा है उसको हम लोड कर रहे हैं एक्यूमुलेटर के अंदर। इज इट क्लियर। अब इसके बराबर क्लियर। में लिख के दिखा देना कि ऐसा हो जाएगा, एक्यूमुलेटर इक्वल्स टू एक्यूमुलेट, क्या डाल जाएगा एक्यूमुलेटर के अंदर, 2000 लोकेशन पे यानी 15 ऐसे करके। डन हो गई बात, इसको यस तूने सर। थ्योरी में एक्सप्लेन भी कर दिया। ये हो गया तेरा डायरेक्ट, मतलब तूने डायरेक्ट एड्रेस दे रखा था। सेम रजिस्टर के केस में कर सकता था कि ये हमारे रजिस्टर्स है, उनका एड्रेस होगा कि सपोज सीपी में कितने रजिस्टर्स हैं, मान लो कि 128 रजिस्टर हैं, तो आपके पास 0 से 127 तक पड़े हैं, और यहाँ पे तेरा कुछ R1 स्टोर है मान ले रजिस्टर नंबर 50 में, तो लोड R1 करने का मतलब रजिस्टर 50 में जो पड़ा है उसको उठा के डाल रहा है। डन हो गई बच्चों बात। अब एक काम करना, आप ऐसे करके दिखाना, अगर इनडायरेक्ट में आता है कि इंट बी बराबर क्या था, 15 था, ठीक है, ये बी बराबर क्या मान ले, 20 मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, कि मान लो बी बराबर क्या है, 25 है, और आपने क्या किया, एक इंट स्टार पी बनाया पॉइंटर, उसके अंदर किसका एड्रेस डाल दिया, बी का। अब मान ली ये है तेरा बाबूजी बी, क्या है ये तेरा बी, बी के अंदर क्या पड़ा था 25, इसके सेल का एड्रेस मान लिया मैंने 3000, कर लेंगे बच्चों ऐसा, पॉइंटर में ऐसे ही यस। होता है ना, इसका एड्रेस उठा के आप कहाँ पे डाल रहे हो बच्चों, किसी एक मेमोरी लोकेशन पे, बोलिए भाई, यस सर। आपका पी, और मान लो इस सेल का एड्रेस है 4000, इसमें आपने क्या डाला है बच्चों उठा के। 3000। अब प्यारे बच्चों आप ये बताइए, अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं लोड, अब देख मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया शोभित, लोड 3000, इसका मतलब क्या है, लोड 4000 सॉरी, इसका अर्थ क्या है, ये तो डायरेक्ट हो गया ना, यानी 4000 हाँ। सेल पे जो है उसे उठा के दे दो, तो इसका रिजल्ट मुझे क्या होगा 3000, ये कोई 3000। ऑपरेंड थोड़ी है, ये तो एक हाँ। तरीके से क्या हो गया, एड्रेस हो गया। अब अगर बच्चों में इसकी जगह ऐसा लिखूं लोड, और मैंने छोटे ब्रैकेट में अलग करने के लिए क्या लिखा है, लोड 4000, तो बच्चों ये 4000 पे पड़ा हुआ इसका अर्थ किस तरीके से होगा, ये आपको क्या देगा, 4000 पे क्या पड़ा है 3000, फिर जो मिला है उसको आप करेंगे देख, इसलिए या तो इसको ऐसे लिखते हैं, या आप क्या लिखेंगे बच्चों, लोड एट द रेट 4000, ये मेमोरी है, या आप क्या लिख रहे होंगे बच्चों, बोलो, लोड और दो ब्रैकेट के अंदर 4000, इसका मतलब समझ रहे हो, देख इस ब्रैकेट को सॉल्व करना जैसे पॉइंटर को करते हैं, अगर पहला ब्रैकेट सॉल्व करेगा तो ये डायरेक्ट इस मेमोरी पे जो पड़ा है वो मिलेगा ना, बोल, तीन इस हजार वाले को लिख के दिखाओ तो ये आपको इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो 4000 सेल पे जो आपको पड़ा है, तो एक तरीके से ये इसे सॉल्व कर देंगे तो इट विल गिव अस 3000, 3000। देन 3000 पे जो पड़ा है ये हमें दे देगा 25। अभी भी इतना बावला बैल तो वो है नहीं कि उसे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही होगी, आ जाएगी कि नहीं, बस ये इनडायरेक्ट हो गई। अभी भाई साहब ये हमने क्या किया है बच्चों, हमने मेमोरी के कितने ऑपरेशन करने पड़े, मेमोरी को दो बार एक्सेस करना पड़ा, तो ये काफी कॉस्टली होता है, तो आप क्या देंगे, इनडायरेक्ट मेमोरी रेफरेंसिंग क्या होती है, इट इज वेरी कॉस्टली। अबे भाई मेरी बात सुनो, अगर आप डायरेक्ट एड्रेसिंग में तो ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी से ले लिया, मान लो मेमोरी को एक्सेस करने में 10 नैनो सेकंड लग रहे हैं तो 10 नैनो सेकंड लग गए, ठीक, और फॉर एग्जांपल रजिस्टर तो बहुत फास्ट है, हो सकता है वहां पे 1 नैनो सेकंड में काम चल रहा हो, यहाँ पे 100 नैनो सेकंड लग गए। अभी आपने क्या किया बच्चों, रजिस्ट आप क्या कर रहे हैं बच्चों, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में अगर आप यूज कर रहे हैं मेमोरी, रजिस्टर इनडायरेक्ट क्या यूज कर रहे हैं,
रजिस्टर इनडायरेक्ट, और क्या आप यूज कर रहे हैं, मेमोरी इनडायरेक्ट। तो मेमोरी इनडायरेक्ट में अगर मेमोरी के लिए आप ये बात भी तो ज्ञान पेल सकते हो वहां पे, कि सपोज मेमोरी को एक्सेस करने में हमारा कितना टाइम लगता है, 100 नैनो सेकंड। सो हेयर इट विल टुक 200 नैनो सेकंड टू एक्सेस द ऑपरेंड। लगेंगे या नहीं, बोलो। यस। लग गए बच्चों, बोल। यस सर। लग गए। और अगर मैं यहाँ पे ये, अब तुम्हारा रजिस्टर इनडायरेक्ट क्या बवाल है, देखो यहाँ पे मेमोरी के कितने लगने थे, दो। यहाँ पे क्या लगना था, एक रजिस्टर का, एक मेमोरी का। अब यार शोभित, एक काम अगर मैं करूं, मान लो इसका एड्रेस जो है मैं किसी इंटीजर रजिस्टर में डाल दूं, है ना। तो मान ले हाँ तेरे पास अभी रजिस्टर्स भी तो थे ना, 100। मान लो उस 50वें रजिस्टर पे, ये R50 रजिस्टर है, यहाँ पे आपने क्या स्टोर कर दिया भाई, स्टोर कर एड्रेस। दिया आपने मान लो 3000। ठीक है बच्चों। हाँ। ठीक, अब अगर मैं ये लिख रहा हूं लोड, और यहां पे मैंने लिख दिया क्या, R50, इसका मतलब क्या है, R50 मुझे क्या देगा, 3000। और फिर उसके बाद तो ये R50 जो मैं एक्सेस कर रहा हूं, इट इज रजिस्टर एक्सेस। तो इसके लिए मुझे कितना टाइम लगा, 1 नैनो सेकेंड। और उसके बाद इसने मुझे R50 ने क्या दे दिया, मुझे 3000। तो यानी ये चीज क्या बन गई फिर, लोड 3000। ये किसका एड्रेस मिल गया मुझे, 25 का। मैम एक्चुअली मेमोरी का, वहां पे जाके आप डेटा उठा लोगे। क्या इन एग्जांपल से काम चल जाएगा, मुझे तो लगता भी नहीं यार थ्योरी की जरूरत, मैं इस पर 2 पेज भर दूं। और मैं क्या भर दूं, आप भी भर दोगे, जो मैंने एग्जांपल लिए आपकी किसकी समझ से बाहर है, किसने नहीं करा पॉइंटर में ये बात। अबे इसी चीज को एक्सप्लेन करना है, हो गई। और यार तीन तीन सिंबल बता रहा है, तू उसको बता रहा है कि पॉइंटर्स में यूज होते हैं या डायनेमिक मेमोरी रेफरेंसिंग में यूज होते हैं, ये सिंबल है ना। तब भी यार वो नंबर काट लेगा, फिर क्या रह गया, फिर तो खत्म है दुनिया, और क्या रह जाएगी बात। तो मुझे लगता नहीं पीछे की चीज पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, दिस इज ऑल्सो इनफ, बट आपकी मर्जी है, करोगे कर लोगे। फिर इसके बाद हो गया बच्चों इनडायरेक्ट इंडेक्सिंग। तो इंडेक्स रजिस्टर्स होगा। अब देखो इंडेक्स इंडेक्स एड्रेसिंग किसके लिए यूज होती है, एरे वगैरह में। आपको पता है बच्चों, एरे अगर आप करते हैं A50, आपने लिखा A of 1, तो इसका मतलब क्या है, बेस एड्रेस एरे का। आपको पता है एरे कहीं पे भी स्टोर है ना। मान लो इसका बेस एड्रेस क्या है, 2000 है, ये आपका A0 है। जब आप A1 लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, ए का मतलब क्या होता है बच्चों, बेस एड्रेस, यानी मान लो 2000। A1 जब आप लिखते हो तो कंप्यूटर के लिए A+1 है, यानी नेक्स्ट ब्लॉक। और कंप्यूटर में +1 का मतलब क्या होता है, बोलो, एक ब्लॉक का चेंज। बस, तो वो कहानी आप करते चले जाओगे, आई थिंक डन है बात आपको। ठीक है। तो आप जब यहां पे लिख रहे हैं, किसके लिए यूज होता है, इंडेक्स रजिस्टर, बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स वैल्यू आप दे देंगे। जैसे मूव A, 5000X, तो यहां पे क्या दे रखा होगा एक्स में, उसका बेस एड्रेस। तो इस तरीके से 5000 मान लो सेल दे दिया, और उसके साथ एक्स की वैल्यू 1 2 3 जो भी करते रहोगे, प्लस होके फाइनल मेमोरी बनेगी। इस तरीके से इसका लिखने का तरीका है। ठीक है। अब ये रिलेटिव एड्रेसिंग या बेस एड्रेस, ये दोनों किसके लिए यूज होते हैं, बोलो। ये दोनों किसके लिए है, रीलोकेटिंग कोड के लिए। तो रीलोकेटेबल कोड के लिए हम यूज करते हैं किसको, रिलेटिव एड्रेसिंग को, रिलोकेटेबल कोड के लिए। और ये बेस एड्रेसिंग, बेस रजिस्टर, ये मैंने आपको वहां पे अभी भी पढ़ा है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम अब जब आपने पढ़ा था, तो वहां हम क्या करते हैं, सेगमेंटेशन कर रहे हैं। सेगमेंटेशन क्या करता है बच्चों, यूजर व्यू ऑफ मेमोरी देता है। तो सेगमेंटेशन में हम करते नहीं, एस और डी दे रखा है। तो एस क्या होता है, सेगमेंट। तो हम अलग से एक सेगमेंट टेबल बनी होती है, मान लो पहले सेगमेंट का आपने लिख दिया, सेगमेंट नंबर 1 इसका साइज है 500, सेगमेंट नंबर 2 इसका साइज है 700, सेगमेंट नंबर 3 इसका साइज है मान लो 900, सेगमेंट नंबर 4 इसका साइज है मान लो 200। अब मान लो मैं यहां पे कह दूं सेगमेंट नंबर 1, और इनका बेस एड्रेस पड़ा हुआ होता है अपने आप से टेबल में। तो इसके अंदर दोनों चीज होती हैं, A1 2 मैंने यहाँ पे अलग लिख दिया, ये है सेगमेंट के नंबर, ये है उसकी लिमिट, और ये क्या होता है उसका बेस एड्रेस। ये दो स्टोर होती है सेगमेंट टेबल में, लिमिट और बेस एड्रेस। अब मान लो बेस एड्रेस इसका क्या है, मान लो 1000 है, इसका मान लो 2000 है, इसका मान लो 3000 है, इसका मान लो 4000 है। अगर बच्चों मैंने सेगमेंट नंबर लिखा 1, और मैंने यहां पे लिख दिया क्या, 350, तो क्या एड्रेस जनरेट होगा, आप जाएंगे सेगमेंट टेबल के पास, सबसे पहले आप क्या चेक करते हैं, जो आपने यहाँ पे साइज दिया है, डी की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए किससे, लिमिट से। अगर ये है यस, तो आपका एड्रेस जनरेट होता है। और अगर ये बा है नो, तो आप क्या कर देते हो, एरर जनरेट कर देते हो कि देर इज नो मेमोरी। अब बच्चों आप यहां पे चेक करना जरा, क्या है 350, सेगमेंट नंबर 1, आप जाओगे तो 350 इज लेस देन 500, है या नहीं है, यस सर। है। तो है, यानी ये वैलिड एड्रेस है। तो वैलिड एड्रेस है तो यस। तो ये क्या करेगा अब आपके पास, जो भी इसका बेस एड्रेस है प्लस डी, थ्री यानी फिफ्टी यस होते ही क्या होगा, बेस एड्रेस प्लस डी करके आपको एड्रेस मिल जाता है। तो यही कहानी कर रहा था, एक बेस रजिस्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट यानी ऑफसेट। अब ये सेगमेंट होता है, और इसको क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं, है ना। ठीक समझ में आ गई।
यस। और वरना इसके साथ वो वाला चिपका भी सकते हो आप, बट इतनी बड़ा फिगर को क्यों बनाओगे सेगमेंटेशन के लिए? बट पढ़ के तो जाओगे, पेपर की रात में पढ़ के नहीं जाओगे? पेजिंग और सेगमेंटेशन दोनों की फिगर के लिए कही है मैंने, तो पढ़ के जाओगे, सेम कहानी है वहां पे। यहाँ हो गया। तो बेस रजिस्टर के साथ आप क्या चिपका देते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है आपकी? सेगमेंट टेबल। सेगमेंट टेबल के अंदर क्या क्या स्टोर करते हैं आप? बेस एड्रेस और लिमिट। लिमिट। बस, तो जो ऑफसेट आपने दे रखा है वो करके एड्रेस आपका जनरेट हो जाता है। तो बेस एड्रेस प्लस लिमिट इस तरीके से। और कहां पे यूज हो रहा है देखो? सेगमेंटेशन में। ठीक है, डन हो गई बच्चों बात। फिर रिलेटिव एड्रेसिंग आपका रिलोकेटेबल कोड में यूज हो जाएगा। और रही शोभित लिखने की बात, कैसे लिखेंगे तो देखिए सब डिटेल में कर रखा है। जैसे इंप्लाइड एड्रेसिंग मोड, हाउ इट वर्क्स, कि ऑपरेंड इज नॉट रिटन। ऑपरेंड को हम लिखते नहीं है, कहां पे? ऑपरेंड इज फिक्स्ड एंड प्री डिफाइंड। ऑपरेंड क्या है? फिक्स और प्री डिफाइंड। जैसे सीएम में कर रहे हो आप, तो इसका अर्थ क्या है देख बेटा? एक्यूमुलेटर। तो यानी नॉट ऑफ एक्यूमुलेटर करके किस में डाल दिया? एक्यूमुलेटर में। अब सीपीयू को जाके बताएगा कि एक्यूमुलेटर का एड्रेस क्या है? भाई वो स्पेशल पर्पज रजिस्टर है, उसे पता है। सीएलसी, क्लियर द कैरी फ्लैग। तो जो भी आपके स्टेटस रजिस्टर्स होते हैं, वो 9 तरीके के रजिस्टर्स मैंने आपको पढ़ाए। मतलब स्टेटस रजिस्टर मतलब फ्लैग, 1 बिट लेते हैं। तो कैरी की वैल्यू क्या कर देगा? 0। एनओपी का मतलब कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, नो ऑपरेशन। है ना? यहाँ पे पुश पॉप भी चमका सकता है अपना। हो गया। व्हाट हैपेंस? इट इंस्ट्रक्शन इट सेल्फ डिसाइड ऑपरेंड। इंस्ट्रक्शन खुद ही डिसाइड करती है भाई कि ऑपरेंड कहाँ है। एक्यूमुलेटर में है, या जैसे तू पुश कर रहा है तो इंस्ट्रक्शन ने क्या डिसाइड किया कि ऑपरेंड कहाँ पे पड़ा है तेरा? स्टैक। स्टैक के अंदर। डन हो गए बच्चों बात। जी सर। तो फ्लैग के ऑपरेशन फिक्स हैं, एक्यूमुलेटर के ऑपरेशन से कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जिसमें डेटा की जरूरत नहीं है, या पुश पॉप। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, कि ऑपरेंड इज स्टोर्ड इन द सीपीयू रजिस्टर। तो यहाँ पे मेमोरी एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सीपीयू की थिंकिंग, डाटा इज ऑलरेडी इनसाइड मी। जैसे आप ऐड कर रहे हो R1 R2, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो क्या? AX BX, तो ये क्या है? रजिस्टर के डेटा है। फिर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आप ऐसे लिख के दिखा दोगे, लोड एक्स का मतलब एक्स तो एक मेमोरी है ना जिसको आप स्टोर कर दे रहे हो, कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, तो वो लिख दोगे एक्चुअल मेमोरी एड्रेस में। कर लोगे बच्चों। फिर यस सर। डायरेक्ट तो रजिस्टर को यूज कर ले रहे हो। क्या कह रहे हो? नहीं सर, यस से बोल रहा था। है ना? तो रजिस्टर इनडायरेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो देखो, या तो @R0 लिखो, या ऐसे करके R0 लिखो, या ऐसे करके R0 लिखो, इट इज सेम। ठीक है बच्चों। और इसके लिए यार देखो, सबसे बेहतरीन बात है जो मैंने पॉइंटर वाला वो एड्रेस दिया ना, उस तरीके का आप चमकाओगे ना, कुछ हो जाएगा वो। ठीक है। और सबके लिए चिपका सकते हो बराबर में। बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, तो ये आपका सेगमेंटेशन में स्टार्ट हो रहा है, तो सीपीयू थिंक क्या करता है? सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट और ऑफसेट का एड्रेस। चाहो तो उसको बना भी सकते हो, जब याद करके ही जाओगे तो चिपक जाएगी बात। कर लोगे बच्चों, हो गई डन बात। है ना? तो ये आपके एड्रेसिंग मोड वेरी इंपॉर्टेंट एज पर मी। मुझे लगता है भाई इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए, आ सकता है। तो इसके ऊपर 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाए हैं, और ये तीनों क्वेश्चन अब आप पढ़ लोगे। ये अब भी ना होगा। हो जाएगा। एड्रेसिंग मोड क्या है? स्पेसिफाई करता है हाउ द सीपीयू लोकेट्स द ऑपरेंड रिक्वायर्ड फॉर द इंस्ट्रक्शन। कि सीपीयू कैसे लोकेट करेगा, कैसे ढूंढेगा जो ऑपरेंड चाहिए उस इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए। तो सिंपली एड्रेसिंग मोड बताता है सीपीयू को कि डेटा भाई साहब कहां पे है जिसके ऊपर तुम्हें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कुछ भी ज्ञान पेल लो। आ गया इमीडिएट। फिर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया आपका, इनडायरेक्ट हो गया, और रजिस्टर एड्रेसिंग हो गया। क्या फास्ट है स्लो है, अब देखिए लिखने का तरीका यहाँ आ गया। फिर रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में रजिस्टर इनडायरेक्ट हो गया, इंडेक्स एड्रेसिंग तो इंडेक्स एड्रेसिंग हो गया। फिर रिलेटिव। अब देख रिलेटिव वाले में सिर्फ क्या हो रहा है? प्रोग्राम काउंटर और एड्रेसिंग फील्ड। रिलोकेटेबल क्यों बोलता है? अब देख, अगर आपको कंपाइलर ध्यान है, मेंस वाले बच्चों ने तो कहीं ना, जिनका सिर्फ ये था तो उन्होंने कंपाइलर नहीं पढ़ा है। तो कंपाइलर में ये किसी भी चीज में बच्चों एक बात सुनो, मान लो मैंने एक लूप है, मुझे 3 लाइनें परफॉर्म करनी है, इक्वल्स टू A+B, B इक्वल्स टू B-C, और कुछ मान लो एक छोटा सा कोड है। ठीक। मैंने इसको नाम दे दिया सिर्फ, फॉर एग्जाम्पल एक्स दे दी। ये लोकेशन क्या दे दी? एक्स। यहाँ पे A+B हो रहा है। अगली क्या कर दी? इसका नाम है X+1। अगली का नाम क्या है? X+2। अगली का नाम क्या है? X+3। ये कोड है मेरा पूरा, एक्स से स्टार्ट हो रहा है। अब एक बात बताओ, जब कंप्यूटर ने इस बार रन किया, इसे मेमोरी में कहीं पे जगह मिली 3,000 पे, तो भैया ये वाला कहां पे होगा? 3,000 पे। तो ये कहां होगा? 3,001 पे, 3,002 पे, 3,003 पे। डन हो गई बच्चों बात। यस। अगली बार आप रन कर रहे हैं, मान लो इसे 3,000 पे जगह 9 मिल के 15,000 पे मिली, तो इसका एड्रेस 15,000 है, तो 15,001, 15,002, 15,003। तो ये होता है रिलेटेबल कोड। तो इसके अंदर आप क्या कर देते हैं? पीसी का एड्रेस प्लस एड्रेस फील्ड, तो जो भी आपको एड्रेस उस टाइम पे मिलेगा उसके बेसिस पे आप करके चला लेंगे। ये होती है कहानी। ठीक है, डन है बच्चों बात। हम्म। भी देता हूँ बस।
फिर इफेक्टिव एड्रेस की कैलकुलेशन, ये जैसे मैंने एग्जांपल आपको देके बताया, आप कर लेंगे। उसने क्या रखा है कि एड्रेस फील्ड कितनी दे रखी है, 400 रजिस्टर का, मतलब इसने पेपर क्वेश्चन में पहले ही दे दिया कि मान लो ये पांच चीजें दे रखी है मैंने इस तरीके से, कि एड्रेस फील्ड दे रखी है मान लो 400, रजिस्टर दे रखा है R1 का एड्रेस क्या दे रखा है 1000, मेमोरी लोकेशन दे रखी है 400, के अंदर क्या पड़ा है बच्चों, 2500 स्टोर है। हेलो। यस। ठीक, अब इसने डायरेक्ट एड्रेसिंग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग की करके बताओ कैसे हो रहा है। ठीक, तो आप क्या हम्म। कर लेंगे, उसी बात को आपने एक्सप्लेन कर दिया। डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या, इफेक्टिव एड्रेस इक्वल्स टू यस। एड्रेस फील्ड। तो इफेक्टिव एड्रेस यानी मेमोरी के 400 सेल पे क्या पड़ा है, डायरेक्ट 2500 पड़ा है। तो इफेक्टिव एड्रेस क्या है, 400, कि भैया लोकेशन नंबर 400 पे आप ढूंढ के लिया, वहां पे जो पड़ा है लेके आ जाओ। इनडायरेक्ट में आप क्या करोगे बच्चों, इफेक्टिव एड्रेस इक्वल्स टू मेमोरी और एड्रेस। अब यहाँ पे तो इफेक्टिव एड्रेस, अब देख यहाँ पे मेमोरी के 400 पे जो एड्रेस पड़ा है वो तेरा इफेक्टिव एड्रेस हुआ बेसिकली, समझ रहे हो। तो ये तो रजिस्टर। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है ना भाई। मेमोरी हाँ। के 400 पे, अब देखिए यहाँ मेमोरी के 400 पे क्या स्टोर मिला तुझे, 400 लोकेशन पे गया, अंदर पड़ा है 25। 2500, यानी 2500 लोकेशन पे मान ले तेरा पड़ा है 10, तो दिस इज योर एक्चुअल वैल्यू जो चाहिए। लेकिन इफेक्टिव एड्रेस का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव एड्रेस का अर्थ होता है मुझे ऑपरेंड कहाँ मिलेगा। तो अभी आपने क्या दिया था, हाँ। इफेक्टिव एड्रेस 400, कि भैया 400 सेल पे जा ले आ जो भी पड़ा है। अभी आपने क्या किया, इफेक्टिव एड्रेस इक्वल्स टू इनडायरेक्ट में मेमोरी 400 का मतलब मेमोरी 400 पे जाओगे, इसके अंदर जो सेल पड़ा है उस जगह जाके आपको अपनी मेमोरी एक्चुअल में मिलेगी। ये कहानी है जो हमने पीछे हम्म। डिटेल में किया था। ठीक है, तो ये मैंने रखा इसलिए था, अगर पीछे की बातें ना समझा रहा होता तो पीछे की बातें समझा दी हैं, तो ये कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेंगे, बात हो जाएगी डन। बोलो बच्चों, डन है। यस। कर लोगे, इसको पढ़ लोगे तो ये दो तरीके के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, यहां से आप ये निपटा देंगे। ठीक, अब इसका लास्ट एक छोटा सा ये पढ़ लेते हैं 10-15 मिनट में, इसको भी करके खत्म कर लो। ठीक है, इसको अलग ही रिकॉर्ड कर देता हूँ भाई।